Hello everyone, welcome to our channel ACE CUET with Education Hotspot. यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं आपके अपकमिंग CUET एग्जामिनेशन के डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस को. अगर आप अपकमिंग CUET एग्जाम देने वाले हैं एंड कंफ्यूज है विद रिगार्ड टू द सिलेबस, बिकॉज सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है, नया सिलेबस अपडेट हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि 12th का पूरा कंसेप्ट हमें पढ़ना है, क्या 11th के चैप्टर भी हमें पढ़ने हैं. इस कंफ्यूजन से अगर आप लोग भी जूझ रहे हैं, आप लोग परेशान हैं इस चीज को लेकर, तो सबसे पहला काम जो प्रिपरेशन से पहले भी आपको करना है वो करना है सिलेबस. अभी आप लोग 12th के एग्जाम में बिजी हैं, तो 12th के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उस चीज में फेरबदल मत कीजिए. अपने 12th के सिलेबस को बिल्कुल फोकस रह के जो भी 12th में आपको पढ़ाया गया है बोर्ड पर्पज से, आप उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तैयारी कीजिए. बट यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है एज पर सीयूईटी. सीयूईटी का सिलेबस क्या है आप लोग एक बार देख लेंगे और उसको अपने 12th के सिलेबस से मैच कर लेंगे कि क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपने 12th में छोड़ी थी, जो आपको अब कवर करनी है, और क्या सेम चीजें हैं जिनकी आपको रिवीजन करनी है. एंड द अल्टीमेट वे टू क्रैक द एग्जाम, देखिए आपके पास कोई 6-7-8 महीने नहीं है, आपने 12th में काफी चीजें यहाँ पे पढ़ी ही हुई है, तो बाद में आपको करनी है एमसीक्यू प्रैक्टिस. तो यहाँ चैनल पे ऑलरेडी एमसीक्यू के रीजनिंग असर्शन मैंने अपलोड करा है, पार्ट 1 आ चुका है आपका पॉलिटिकल साइंस का. जब तक शायद आप लोग ये वीडियो देखें तो उसमें काफी सारे और भी पार्ट आ जाए, और बाकी एमसीक्यू मैराथन भी स्टार्ट रहेगी जिसमें हम आपके सिलेबस सीयूईटी के अकॉर्डिंग मल्टीपल एमसीक्यू यहाँ पे कवर करेंगे. एक चीज जो आप लोगों को जान लेनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है. सीयूईटी में नेगेटिव मार्किंग है, और पहले ऐसा होता था पिछली बार तक कि 60 में से आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे करने होते थे, तो आपके पास चॉइस रहती थी कि 10 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो हमें आता है हम वो अच्छे से यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेंगे. बट अब ऐसा नहीं है, 10 ऑप्शनल क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. राइट, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाता है कि हमें चीजें पता होनी चाहिए. एंड देखिए क्वेश्चन जो है वो फैक्ट बेस्ड भी अच्छे खासे आते हैं, प्लस कंसेप्ट बेस्ड भी आते हैं. तो सिलेबस को सुनने समझने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. काफी सारी चीजें, बिकॉज फैक्ट में किसी का नाम, किसी की डेटा एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी, तो रटना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए. राइट, तो फैक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो ये सारी चीजें हमें देख के चलनी है. तो यहाँ पे हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, कोड यहाँ 323 है. आपके जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, थोड़ा फटाफट इसको देख लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आपकी पॉलिटिकल इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस आपकी जो बुक है, जिसमें आपका स्टार्ट होता है नेशन बिल्डिंग को लेके क्या क्या चैलेंजेस हैं. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो इन्होंने मेंशन करा है, इन्होंने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस करा है. एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में शुरुआत के 3 जनरल इलेक्शन, ये आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा है, तो फेमिलियर है आप इससे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ नया चैप्टर है. कांग्रेस का डोमिनेंस जो रहा नेशनल लेवल पे, अनइवन डोमिनेंस स्टेट लेवल पे भी देखने को मिला, मतलब हर जगह पे हर स्टेट गवर्नमेंट को उतना ज्यादा यहाँ पे फ्रीडम या एक तरीके से चांस नहीं था सबके पास. कोएलिशन नेचर ऑफ गवर्नमेंट, कोएलिशन होता है जब दो पार्टी मिलके या दो तीन ग्रुप्स पार्टीज मिलके यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म कर रही हैं. फिर अपोजिशन पार्टीज कौन कौन सी थी, तो ये पूरा हमें यहाँ पे देखना है. राइट, जब पढ़ेंगे तो पूरे चैप्टर में जो भी चीजें है, वाई वन पार्टी डोमिनेंस, क्या होता है वन पार्टी डोमिनेंस, ये सारी चीजों पे बात करेंगे, और क्यों इतने लंबे समय तक वन पार्टी डोमिनेंस हमें देखने को मिला, और कैसे इस वन पार्टी डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए अदर पार्टी भी इमर्ज कर रही थी, और कैसे उन्होंने उसको चैलेंज किया. फिर आता है नेशन बिल्डिंग को लेके क्या प्रॉब्लम थी 1947 में जब इंडिया फ्री हुआ, तो इंडिया के सामने क्या क्या प्रॉब्लम थी. देखिए पार्टीशन की प्रॉब्लम थी, आपकी मतलब पार्टीशन हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो पार्टीशन को लेके प्रॉब्लम थी यहाँ पे हमारे पास कि किस तरीके से हम अपने स्टेट को सेट करें, कितने स्टेट कैसे डिवीजन करें यहाँ पे. राइट, ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कैसे रहेगा, मर्जर कैसे करोगे, मर्जर कैसे रहेगा स्टेट जो है, क्योंकि जब इंडिया को फ्री किया गया तो बोल दिया गया था ना, जिन स्टेट को इंडिया के साथ रहना है वो इंडिया के साथ रहें, जिन्हें पाकिस्तान के साथ जाना है वो वहां जाएं, जिन्हें सेपरेट नेशन बनाना है वो सेपरेट नेशन बनाए. तो ये सारी चीजों को के रिगार्डिंग भी यहाँ पे इशू था. तो ये पूरा चैप्टर आपको यहाँ पे देखना है कि नेहरू की क्या अप्रोच थी नेशन बिल्डिंग के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, चैलेंजेस ऑफ रिफ्यूजीज क्या थे यहाँ पे, कश्मीर की प्रॉब्लम क्या थी, कश्मीर का जो पार्टीशन के बाद कश्मीर को लेके एक मेजर इशू यहाँ पे रहा था वो भी हमें देखना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो लैंग्वेज को लेके चल रहे थे. लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट क्रिएशन की बात की जा रही थी, तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया था उसकी काउंसिल बनाई गई थी, पोटी श्रीरामुलु कौन थे, उन्होंने क्या रोल प्ले करा, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देख के चलनी है. फिर आता है कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट. तो प्लान्ड डेवलपमेंट मतलब इंडिया में प्लानिंग जो है वो 1950 में प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश 1950-51 से इसने अपना काम स्टार्ट किया.
तो क्या जरूरत थी प्लान डेवलपमेंट की? प्लान डेवलपमेंट होता क्या है, आपके प्लानिंग जो आप कर रहे थे या जो प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश की गई उसके कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी थे, प्लस उसके कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी थे जो वो 5-5 साल के लिए सेट करती है, जिसे 5 ईयर प्लान बोला गया, राइट। आज की डेट में प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसे रिप्लेस कर लिया है नीति आयोग ने। यहाँ कहीं लिखा नहीं है डायरेक्टली, बट हम नीति आयोग जो प्लान डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम नीति आयोग को भी यहीं पे कवर करके चलेंगे, राइट। तो यही है कि एक तो 5 ईयर प्लान पढ़ना है, फिर किस तरीके से स्टेट सेक्टर और किस तरीके से न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे राइज हो रहे थे, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म का कंसेप्ट क्या था, ये सारी बात हमें यहाँ देखेंगे। फिर आता है अगला टॉपिक, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन। तो स्टार्टिंग में नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, राइट। चाइना के साथ उन्होंने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया, तो वो फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से फॉलो कर रहे थे। साइनो इंडियन वॉर, मतलब इंडिया चाइना की जो वॉर हुई थी 1962 में, वो भी यहाँ देखना है। नेहरू जी के टाइम पे ये वॉर हुई है ना, 1965 की वॉर हुई है यहाँ पे। तो व्हाट वाज द रीजन? देन 1971 इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, तो बांग्लादेश को लेके यहाँ पे बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री एज अ कंट्री क्रिएट किया गया, और इंडिया ने हेल्प करी थी बहुत डायरेक्टली, वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। तो ये वाला आपको पूरा पार्ट देखना है। इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड शिफ्टिंग अलायंस, इंडिया किस तरीके से इंडिया के ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट करा, ये हमें देखना है। और किस तरीके से इंडिया के जो अलायंसेस थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे। फर्दर हम बात करते हैं, कांग्रेस सिस्टम किस तरीके से रीस्टोर हुआ। कांग्रेस को बीच में एक टाइम पे थ्रेट भी यहाँ पे देखने को मिला, डाउनफॉल भी फेस करना पड़ा, जो अगले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। तो चैलेंजेस क्या रहे, पॉलिटिकल सक्सेशन, नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बने, देन इंदिरा गांधी बनी, तो क्या क्या यहाँ पे इश्यूज थे। नॉन कांग्रेस कांग्रेस मतलब देखिए, कांग्रेस के अलावा भी यहाँ पे ग्रुप डिवाइड हो रहे थे, विद इन द कांग्रेस भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, तो वो चीज यहाँ पे आपको देखनी है। कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ था वो हमें देखना है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हुआ 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस जो जीती। अब आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव आंसर नहीं करने हैं इनके, कहानी जाननी जरूरी है, स्टोरी पता होनी जरूरी है जो आपने 12th में करी होगी, लेकिन इन टॉपिक से कैसे एमसीक्यू बन सकता है हमारे एग्जाम में, राइट। फिर गरीबी हटाओ का स्लोगन पे बात करनी है, यहाँ पे हमें ये भी देखना है। तो ये चीज भी फोकस करके चलनी है, बिकॉज एमसीक्यू आएंगे एग्जाम में। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को क्राइसिस, जिसमें इमरजेंसी पढ़ोगे, इमरजेंसी होती क्या है, कितने टाइप की इमरजेंसी होती है। 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो कौन सी इमरजेंसी थी, किसने डिक्लेयर की थी, उसके क्या कारण थे, उसके क्या इम्पैक्ट थे, ये सारी चीजों पे भी हम बात करेंगे। फिर बिहार में जो नवनिर्माण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मतलब ये रीजन थे 1975 में इमरजेंसी से पहले, स्टूडेंट के जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेके और इन्फ्लेशन को लेके मेजरली जो रीजन थे इन स्टूडेंट मूवमेंट के, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो गुजरात में हो, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन मेजर रीजन थे। तो स्टूडेंट ग्रुप जो है वो जो था प्रोटेस्ट कर रहा था, तो वो पूरी कहानी हमें पढ़नी है, राइट। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन क्या थे इसके, ये हमें देखना है। इमरजेंसी को रेजिस्ट किया गया, वो कैसे किया गया। 1977 में आफ्टर इमरजेंसी जब इलेक्शन हुए, तब जनता पार्टी जो फॉर्म हुई, उसमें कौन लीडर बना, क्या रीजन थे फॉर्मेशन के, ये सारी चीज यहाँ पे हमें देख के चलनी है। नेक्स्ट आता है इसी में रीजनल एस्पिरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। रीजनल एस्पिरेशन में किस तरीके से रीजनल पार्टी, अलग अलग स्टेट में भी पार्टीज इमर्ज होके आ रही थी, राइट। रीजनलिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था, लोग अपने सिर्फ स्टेट सेंट्रिक बातें कर रहे थे, कंट्री एज अ होल के बारे में नहीं सोच के चल रहे थे। तो पंजाब क्राइसिस क्या था, एंटी सिख रॉयट्स जो हुए वो क्या क्या रीजन था, क्या इम्पैक्ट पड़ा 1984 में जो ये सिख रॉयट हुए थे, राइट्स हुए थे। कश्मीर की सिचुएशन के बारे में, अगेन कश्मीर ऊपर भी था, वहां आप पढ़ लोगे तो यहाँ पे आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि सिचुएशन और कहानियां तो वही है ना, वो चीज जो आप ऊपर स्टोरी पढ़ेंगे, तो उससे यहाँ पे ये भी टॉपिक आप यहाँ कवर करेंगे। नॉर्थ ईस्ट को लेके क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे और क्या रिस्पॉन्स थे उसके, ये भी हमें देखने हैं। फिर डेमोग्राफिक अपसर्ज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे 1990 में किस तरीके से अपसर्ज देखने को मिला। राइज ऑफ जनता दल यहाँ देखने हैं, बीजेपी किस तरीके से इमर्ज होके आ रहा था। रीजनल पार्टी धीरे धीरे कैसे मेन फ्रेम में आ रही थी और रीजनल पार्टी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, कोएलिशन पॉलिटिक्स में कैसे वो कंट्रीब्यूट कर रही थी। यूएफ और एनडीए गवर्नमेंट के बारे में देखना है, यूपीए गवर्नमेंट के बारे में देखना है, मतलब ये जो ग्रुपिंग्स थी उनके बारे में हमें देखना है। 2004 से 2019 तक का भी कंसेप्ट यहाँ पे इलेक्शंस जो है वो हमें देख के चलने हैं। देखिए अब यहाँ इलेक्शन से चीजें दी है ना, तो आपको एक बार सेंटर लेवल पे कौन कौन लीडर, मतलब सेंटर लेवल पे जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो जस्ट हैव अ लुक ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एक बार प्राइम मिनिस्टर के आपको इस देख के चलो कि किसके टेन्योर में कौन कौन प्राइम मिनिस्टर रहा, किसके ईयर से लेके कौन कौन प्राइम मिनिस्टर था, और कुछ बड़े बड़े जो इवेंट हुए हैं वो किसके टाइम पीरियड में हुए हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए 1991 में रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे, वो किसके टाइम पीरियड पे आए, कौन प्राइम मिनिस्टर था। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बिल्कुल आ सकते हैं, तो ऐसी चीजों को भी हमें इग्नोर नहीं करना है, हर चीज की बाल की खाल निकालनी है और उसके पीछे के कंसेप्ट को, कहानियों को सुनने के साथ साथ, कंसेप्ट को समझने के साथ साथ फैक्ट्स भी 2 3 4 बार 5 बार 10 बार बोल बोल के याद करने हैं।
रीसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या है, मतलब यहाँ पे चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो आया, अभी मैंने बताया 1991 में ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया, यही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसका अपोजिशन किस तरीके से किया गया, ओबीसी का जो राइज हो रहा था नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स में, ओबीसी को लेके यहाँ पे मंडल कमीशन बनाई गई थी, दलित पैंथर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट, दलित पैंथर क्या ग्रुप था, किसने फॉर्म किया, ये क्या था, फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया ही ओबीसी के लिए मंडल कमीशन के बारे में पढ़ना है, दलित पॉलिटिक्स, दलित जो ग्रुप था उसको लेके किस तरीके से पॉलिटिक्स की जा रही थी, चैलेंज ऑफ कम्युनलिज्म क्या था, अयोध्या इशू क्या था, कम्युनलिज्म जब आप रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे पॉलिटिक्स करते, रिलीजन के बेसिस पे जब डिवीजन की हम बात करते हैं, रिलीजन के बेसिस पे डिस्कशन की बात करते हैं, उसमें अयोध्या इशू भी हमें डिटेल में पढ़ना है, डन, बाबरी मस्जिद अयोध्या इशू ये पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर आता है अगला टॉपिक दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दूसरी बुक है ये आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, काफी चीजें यहाँ भी आप लोग ऑलरेडी 12th के लिए पढ़ चुके हैं। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड, देखिए यूएसए यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो कोल्ड वॉर का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना पड़ेगा, एंड ये कोल्ड वॉर एंड वॉर, वर्ल्ड पूरा यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, सिर्फ यूएसए की पावर देखने को मिल रही थी जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, राइट, तो यहाँ पे आपको ये चीजें पढ़नी है डिसइंटीग्रेशन के बारे में। फिर न्यू एंट्रीज जो वर्ल्ड पावर पॉलिटिक्स में देखने को मिल रही थी, दैट इज रशिया, डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया आ गया था, बाल्कन स्टेट, सेंट्रल एशियन स्टेट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स किस तरीके से इंट्रोड्यूस की जा रही थी, कैपिटलिज्म के बारे में हमें बात करनी है, पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम्स में इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ और बाकी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ भी हमें यहाँ पे देखना है। अगेन सीयूईटी सब्जेक्टिव नहीं आता तो इंडिया के रिलेशन में आपको कहानियां नहीं लिखनी है कि ये चीजें हैं, हमें मेजर देखना है कि इनसे रिलेटेड एमसीक्यू क्या बन सकते हैं, राइट। फिर ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, देखिए यूनाइटेड नेशन एक बड़ा नेशन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के कुछ और ऑल्टरनेटिव जो ग्रुपिंग्स बन रहे थे वो हमें देखने हैं। तो चाइना कैसे, यहाँ सबसे पहले आप टॉपिक देखिए चाइना कैसे राइज कर रहा था, चाइना ने कैसे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करा है आफ्टर माओ, मतलब जो आफ्टर माओइज्म की जो माओ इरा थी उसके बाद कैसे ये राइज हुआ ये देखना है। यूरोपियन यूनियन किस तरीके से एक्सपेंड हो रहा था, तो यूरोपियन यूनियन के बारे में देखना है, आसियान के बारे में देखना है, सार्क के बारे में देखना है, इस तरीके की यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देख के चलनी है। अब इससे रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर, इनका मेजर ऑब्जेक्टिव, इनके मेंबर कंट्रीज, तो ये सब हम यहाँ देखेंगे। साउथ एशिया एंड पोस्ट कोल्ड वॉर इरा, कोल्ड वॉर के बाद क्या चीजें थी 1991 में जब कोल्ड वॉर एंड हो गया, तो यहाँ पे पहले तो साउथ एशिया को लेना है एंड पोस्ट कोल्ड वॉर इरा के बारे में बात करनी है। तो डेमोक्रेटाइजेशन एंड इट्स रिवर्सल, पाकिस्तान में किस तरीके से चीजें हो रही थी, पाकिस्तान में आप देख रहे थे कई बार डेमोक्रेसी आ रही थी, कई बार मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हो जा रहा था, तो वो कहानी पूरी हमें देखनी है। नेपाल में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल की बात और ये सब चीजें हुई, श्रीलंका में जो आपका तमिल और सिंहलाज के बीच में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था वो हम देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिर यहाँ पे आपको देखना है कॉन्फ्लिक्ट क्या थी साउथ एशिया में, इंडिया के रिलेशन अपने नेबर के साथ कैसे हैं, ये टॉपिक हमें यहाँ देखना है। फिर अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो यूएसए की सुपर पावर थी, तो क्यों यूएन की रिस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है और यूएन का फ्यूचर क्या है, इंडिया का पोजीशन क्या है अगर रिस्ट्रक्चर होता है यूनाइटेड नेशन, क्या उसमें डिमांड की जा रही है चेंजेस की, परमानेंट सीट की डिमांड की जा रही है बाय इंडिया, बाय सम अफ्रीकन नेशन। फिर न्यू इंटरनेशनल एक्टर्स किस तरीके से राइज कर रहे हैं, एनजीओस का क्या रोल रहता है, डेमोक्रेसी किस तरीके से नए इंस्टीट्यूशन और ग्लोबल गवर्नेंस के लिए अकाउंटेबल है, अगर डेमोक्रेसी रहेगी तो चीजें जो है लोग जो है वो जो संस्थाएं हैं जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे अकाउंटेबल होंगे। देखिए पढ़ने सुनने में ये सारे टॉपिक काफी ज्यादा सब्जेक्टिव नेचर के लग रहे हैं कि इसका आंसर लिखने जाएंगे तो हम तो कहानियां बता सकते हैं ना कि इससे ये प्रमोट होगा उससे वो प्रमोट होगा, लेकिन वही अल्टीमेट चैलेंज है कि इससे एमसीक्यू बनेंगे तो हम वो कैसे सॉल्व करेंगे। फिर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, हमें देखना है सिक्योरिटी को लेके क्या क्या थ्रेट है, क्या क्या कंसर्न है, डिसआर्मामेंट की पॉलिटिक्स से आप क्या समझते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी के ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल पार्ट क्या है जिसमें पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन ये सब आता है नॉन ट्रेडिशनल में, ह्यूमन राइट्स को लेके इशू क्या है, इसमें आप यूएनएचआरसी के बारे में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन कब स्टैब्लिश की, क्या होता है, ये सब हम देखेंगे यहाँ पे। फिर एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, द चैप्टर एनवायरमेंट को लेके क्या क्या इश्यूज हैं, मेजर इश्यूज आप देखोगे। फिर यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट नॉर्म्स, अलग अलग एनवायरमेंट को लेके मूवमेंट रहते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही हैं, उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इंडिजीनियस पीपल की क्या राइट है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, अलग अलग जो एनवायरमेंट डिबेट्स होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जब आप एनवायरमेंट को लेकर डिस्कशन करते हो तो इंडिया का उसमें क्या स्टैंड रहा है ये भी हम देखेंगे। कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड हम लोग मूवमेंट क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है
ग्रीन रिवोल्यूशन है, ये सब हम लोग यहाँ पे देख के चलेंगे। फिर आते हैं ग्लोबलाइजेशन और उसके क्या क्रिटिक्स है। तो ग्लोबलाइजेशन 1991 में इंडिया में एलपीजी आया था, तब ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था गया था अलोंग विद लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो हम इनके क्या देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे। इम्पैक्ट जो होता है वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। और ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, और आपका कल्चर एंड सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। सो इंडिया किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को डील करता है और उसके क्या क्या स्ट्रगल्स हमें देखने को मिलते हैं, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट क्या है, किसने इनिशिएट करे, क्यों इनिशिएट करे, ये सब चीजें हम यहाँ पे देख के चलेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस विद रिगार्ड टू सीयूईटी पॉलिटिकल साइंस डोमेन। आप लोग लिंक करके, आप लोगों को अब तक ये सिलेबस सुन के समझ में आ गया होगा कि इनमें से क्या क्या चैप्टर हमने क्लास 12 में पढ़े हैं, क्या क्या हमारे ओमिटेड थे, क्या नहीं पढ़े हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट आर द थिंग्स जो आपने 12th में नहीं पढ़ी हैं और यहाँ पे आपको सीयूईटी के लिए देखनी पड़ेंगी, राइट। बाकी इफ यू वांट द एमसीक्यू सीरीज देन आल्सो लेट मी नो। वैसे तो मैं एमसीक्यू सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, बट आपका कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई भी तकलीफ परेशानी आपको विद रिगार्ड टू दिस सब्जेक्ट, दिस सिलेबस अगर है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट एंड जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पे अपनी प्रॉपर तैयारी, दैट इज फॉर फ्री, बस आपको अपना टाइम यहाँ पे डिवोट करना है और हम पूरी तैयारी इनिशिएट करेंगे टिल द एग्जाम। और एग्जाम के बाद भी आई ट्राई टू बी विद यू, आई ट्राई टू सपोर्ट यू गाइस। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है देन यू कैन ड्रॉप द doubt in the comment box and I'll try to resolve that. So that's all. Thank you everyone. See you in the next video with the MCQ series.